नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 11 की इकाई 6 का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम है भारत माता की जय। यानी इस इकाई का अर्थ जो भारत की भूमि है, भारत देश है, उसकी जय का वर्णन बताया गया है। इस इकाई के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जन्म सन 1889 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। हमें पता है कि देश की आज़ादी के बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने, तो देश का प्रधानमंत्री पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और उनके सामने पंडित नेहरू भी थे। इन दोनों में चुनाव भी हुआ था और उसमें 13 मतों में 11 मत सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे। फिर भी गांधी जी के कहने से सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पद को अस्वीकार कर दिया था और गांधी जी के कहने से पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन सन 1964 ईस्वी सन में हुआ था। प्रस्तुत लेख में अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। हम भारत माता की जय तो बोलते हैं, परंतु भारत माता की वत्सलता, भारत माता का वात्सल्य कि जो हमें यहाँ रहने के लिए जगह देता है, हमारी धरोहर है, हमारा जीवन इसी भूमि पर पला बड़ा है, हमारा जन्म भी इसी भूमि पर हुआ है, तो ऐसी बातों से हम अनजान हैं। उनकी उस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है और आत्मकथा का एक भाग, एक अंश इस इकाई में वर्णित है। इसीलिए भारत माता की जय इकाई का साहित्य प्रकार आत्मकथांश है। आइए अब हम इस इकाई का अध्ययन करें। इस इकाई को पढ़ने से पहले भारत माता की एक कल्पित तस्वीर हमारे ध्यान में अचूक आ जाएगी। हम जो भारत माता को इसी देवी के रूप में देख रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। इसका वर्णन इस इकाई में बताया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह फोटो उपस्थित है। रात हो गई थी। हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी। पंडित नेहरू को रात होने के बाद दिल्ली रोड की तरफ वे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको दिल्ली पहुंचकर एक गाड़ी में बैठना था। नींद मुझे बुरी तरह घेर रही थी। जवाहरलाल नेहरू को रात्रि के दौरान ज़्यादा नींद भी आ रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा। वे कहते हैं कि अचानक मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ एक व्यक्ति थे। उन दोनों को
रास्ते पर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि वही सड़कों पर कुछ आदमी और औरतें बैठे हुए थे। कुछ एक के हाथों में मशालें थी। जो बैठे हुए लोग थे उनके हाथों में मशालें थी। मशाल यानी लकड़ी के ऊपर किसी कपड़ा लगाया हुआ और उस पर मिट्टी का तेल लगाकर एक अग्नि प्रकट किया, उसे मशाल कहा जाता है। ज़्यादातर मशाल जंगलों में या कुछ गांवों से दूर रहने वाले जो लोग होते हैं, वे लोग अंधेरे से बचने के लिए, अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए और जंगली पशुओं से बचने के लिए ऐसी मशालें अपने घर के आगे रखते हैं। इसके साथ साथ मशालें हमने किसी भी खेल का प्रारंभ हो रहा हो, किसी भी खेल की शुरुआत हो रही है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति मशालें लेकर चलते हैं, दौड़ते हैं। यानी किसी कार्य की शुरुआत करना, उसी बात को लेकर मशाल एक प्रतीक बना है। तो इन सभी लोगों के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। ये सभी लोग जवाहरलाल नेहरू का ही इंतज़ार कर रहे थे। वे सब रिष्ट-पुष्ट जाट थे। रिष्ट-पुष्ट यानी तंदुरुस्त और जाट वर्ग के लोग थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। पंडित जी कहते हैं कि इन लोगों की बातों को सुने बिना मैं वहाँ से नहीं निकल सकता था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। वही जगह पर पंडित नेहरू इन लोगों के साथ उनकी बात को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। जब पंडित उनके पास बैठते हैं तो उनमें से एक चिल्लाया, यानी एक व्यक्ति जोर से आवाज़ देता है और बोलता है, कौमी नारा। कौमी नारा का अर्थ होता है राष्ट्रीय नारा। और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इन सभी लोगों ने एक व्यक्ति के बोलने के बाद सभी लोग मिलकर एक साथ इन्हीं नारों को दोहराने लगे। यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते हैं। इस चित्र में इसी प्रकार लोग बैठे हैं और इसी प्रकार कौमी नारा बोल रहे हैं। इसी जगह पर पंडित नेहरू इन लोगों से बातें कर रहे हैं। तभी पंडित नेहरू पूछते हैं कि यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है। कोई उत्तर नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो रहे हैं। मैंने सवाल दोहराया, यानी पंडित नेहरू ने फिर से वही सवाल पूछा कि आप ये किस लिए बोल रहे हैं, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाही, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। आगे, यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं। जो भारत माता की कल्पित जो तस्वीर है, उसी तस्वीर को ध्यान में रखकर ये सब लोग बोल रहे थे कि भारत माता की जय। तभी पंडित नेहरू पूछते हैं कि आप जो माता की बात कर रहे हैं
और जिसे प्रणाम करके जिसके नारे लगा रहे हैं, ये माता कौन है? मैंने फिर सवाल किया तो वे फिर चुप और परेशान से हो रहे। सभी लोग चुप रह गए थे और परेशान हो रहे थे कि पंडित नेहरू हमें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। सहज भाव से, यानी हम सभी भारत माता की जय का नारा जो बोलते हैं, ये वर्षों से चला आ रहा है। जब भारत देश को आज़ादी नहीं मिली थी, और ये सभी नारों के आधार पर कुछ लोग शहीद भी हो गए थे। वह समय ऐसा था कि जो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलता था, उसे तुरंत काला पानी की सज़ा और फांसी की सज़ा भी हो जाती थी। ऐसी स्थिति से हम गुजरे हैं। हमारे शहीद वीर ऐसी स्थिति का सामना उन्होंने किया। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। यानी वर्षों से बोला जाने वाला यह नारा ये लोग बोल रहे थे, उन्होंने इसे समझने की कोशिश की ही नहीं। जैसे वर्तमान समय की एक बात मैं रखता हूँ, तो वर्तमान समय में अभी की केंद्र सरकार ने किसान बिल लागू किया, और किसान बिल लागू करने में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यह किसान बिल किसानों के हित के लिए नहीं है। तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में किसान किसी देशद्रोहियों की अगुवाई में आकर, बातों में आकर आंदोलन में जुट गए। और कुछ किसान ऐसे भी थे कि जो उनको पता ही नहीं है कि किसान बिल क्या है। उन्होंने पूरा किसान बिल का अध्ययन ही नहीं किया, अभ्यास ही नहीं किया, और फिर दूसरों के जुड़ने से वे भी इस आंदोलन में जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति भारत देश का यह नारा गाने की या बोलने की है। और यहाँ पर ये लोगों को भी पता नहीं था कि हम किसकी जय बोल रहे हैं, भारत माता यानी कौन। उन सब बातों को समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते थे? उज्र यानी उनकी बात को कैसे टाल सकते थे? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी, और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। यानी ये लोग जो नारा बोल रहे थे, इसके लिए भारत देश को जब आज़ादी नहीं मिली थी, तो ये नारा सुनकर उनके विरोधी लोग, हमारे देश के विरोधी जो लोग थे, उनको डर होता था कि ये देश के लोग अब हमें यहाँ से ज़रूर निकाल कर ही लौटेंगे। तो यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे, ये लोग काश अंग्रेजों की स्थिति का सामना कर रहे होते, और उसी जगह पर पंडित नेहरू आ जाते। आगे, अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। इन सभी लोगों में एक किसान था, जो किसान माता शब्द को लेकर धरती माता शब्द के बारे में सोचने लगता, और यह किसान भारत माता को, यानी माता शब्द से धरती माता कि जो हमारी माता है, कि जिसने हमें जन्म दिया है, जहाँ पर हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और यही धरती माता जो हमारा भला चाहती है। ऐसा एक उत्तर एक किसान देता। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, कौन सी धरती?
क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। पंडित नेहरू ने पूछा कि आप किस धरती की बात कर रहे हैं, पंजाब की या तमाम दुनिया की धरती? तो उनका प्रत्युत्तर फिर नहीं मिला। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। सभी लोग जवाहरलाल नेहरू को बोलने लगे कि अब आप ही बताओ हमें, हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता है। तभी पंडित नेहरू बता रहे हैं कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। हम मानते हैं कि आज का भारत जो श्रीलंका से टूटा हुआ है, हमारा भारत देश जो सदियों से एक अखंड भारत था और अखंड भारत से, संपूर्ण भारत देश से कई देश अलग हुए, यानी भारत के टुकड़े हुए और भारत के अलग अलग अन्य देश भी दूसरे देश बन गए। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, तिब्बत हो, म्यांमार हो, बर्मा हो, इसी प्रकार श्रीलंका भी था। और इसी बात को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू यही बता रहे हैं कि हमारा देश यहाँ तक जुड़ा हुआ है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक, ये हमारा देश है, जो बंगाल, बम्बई, मद्रास, पंजाब, इन स्थलों को लेकर एक पवित्र भूमि मानी जाती है। इस महाद्वीप में, यानी इस भूखंड में, उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं, उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ वैसी ही कुचलने वाली गरीबी और आफत है। पंडित नेहरू ने कहा कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी यही समस्याएं हैं जो समस्याएं आपकी हैं। यही महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। पंडित नेहरू ने यही बात बताई कि यह हिंदुस्तान देश है, ये महादेश है, ये सभी के लिए भारत माता है कि जो लोग उसमें रहते हैं, यानी प्रत्येक भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, भारत माता का पुत्र है। भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हों, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसी एक तस्वीर भारत माता की जो हमारी कल्पना से भरी है। तो ये कोई देवी नहीं है, परंतु भारत देश, उसको हम भारत माता के नाम से जानते हैं। और भारत माता का मतलब है भारत में रहने वाले प्रत्येक भारतीय लोग। भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब दिया। तो सभी लोगों ने फिर से यही जवाब दिया कि ये नहीं, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांव और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। सभी लोगों ने ये बात मान ली कि जवाहरलाल नेहरू ठीक बात बोल रहे हैं। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई,
इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। यानी आज जो आप जय बोलाने का कार्य कर रहे हैं, भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, वे कोई देवी का नारा नहीं लगा रहे हैं, परंतु भारत में रहने वाले खुद आप और आपके देश में रहने वाले सभी भारतीयों का नारा बोल रहे हैं। ध्यान से उन्होंने सुना, प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित होती दिखाई। उनको ये ज्ञान होने लगा। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। तो छात्र, आज हमने भारत माता किसे कहते हैं, भारत माता को कल्पित दृष्टि से हम देवी के रूप में भले ही देखें, परंतु प्रत्येक भारत का नागरिक एक भारतीय है कि जो नागरिक भारत के हित में सोचता। आजकल की ऐसी स्थितियाँ कि भारत में जन्मे, भारत में रहने के बावजूद भी, भारत की भूमि का अन्न खाने के बावजूद भी ये भारत की नहीं परंतु अन्य देशों की प्रशंसा करते हैं। आज के समय में जो सेक्युलरिज्म लोगों की बातें हैं, जो सांप्रदायिकता और बिन सांप्रदायिकता की बातें करने निकले हैं, ऐसे लोग भारत की नहीं हो सकते। और जो भारत देश में जन्मे लोग हैं, जो यकीनन भारत को अपनी माता मानते हैं, ये लोग इसी स्थिति में पड़ते ही नहीं हैं, इसी बातों में पड़ते ही नहीं, जो प्रत्येक भारतीय को अपने अन्य भाई और बहनों की तरह देखना चाहिए। यही स्थिति आज हम समझे। इसी बात को ध्यान में रखकर हम सभी भारत देश की प्रगति हो, भारत देश आत्मनिर्भर बने और भारत देश फिर से एक अखंड भारत बने, ऐसा प्रयत्न हमसे ही शुरू करें। अस्तु।